मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशन फॉर सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने इसके पहले देखा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से बने प्रश्नों को देखा और आज हम देखने वाले हैं गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन को नोट्स देखने वाले हैं। क्योंकि हमने आपसे वादा किया था दोस्तों, हम अगले जो है वीडियो में नोट्स को लेके आएंगे। वो नोट्स आपके समझ लेके आ गए हैं। दोस्तों, ये नोट्स इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप भली बात जानते होंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्नों को देखने को मिलेंगे जो परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो इस कविता का जो है शीर्षक क्या है और इसके रचयिता कौन है, आपको बताना है। चलिए चलते हैं अपने नोट्स के तरफ और आप इसके कविता के शीर्षक और इसके कौन है रचयिता, आप इसको बतावें। चलिए चलते हैं अपने नोट्स के तरफ। नोट्स अपना क्या है तो देखिए, नोट्स है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। नोट्स: महामोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्प आयु 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्टरी का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, बीकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। आपको जितने भी आपको बोल्ड आपको अच्छा दिखाई दे रहे हैं, आपको सबको आपको ध्यान में रखना है। जो भी आपके बोल्ड आपके टेस्ट हैं उस पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। देखिए, एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टाल स्टाय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। तो देखिए, आपके सामने जो है शब्द जो है वो इंडियन ओपिनियन कितने आपके बोल्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार कहाँ से निकाला, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन जो अखबार निकाला वह किस भाषा में प्रकाशित होती थी। उसमें अगर आपके पास ऑप्शन दे दे गुजराती, हिंदी, तमिल और आपका उर्दू, अगर उसमें पूछ दे कि किस भाषा में नहीं प्रकाशित होती थी, तो आप क्या बताएंगे। तो इसलिए आप याद रखें कि गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, उर्दू में प्रकाशित नहीं होती थी। या आपका अन्य भाषा भी उसमें दे सकता है, आप ये याद रखें। चलिए, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। तो आपसे पूछ सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है अपना जो है आश्रम कहाँ स्थापित किया था। तो आपको मालूम होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने अपना जो सर्वप्रथम जो है आश्रम अपना फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि फिनिक्स आश्रम दोबारा कब खोला गया। तो 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। यहाँ पे फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। देखिए, वही चीजें आ रही हैं। तो देखिए, इनके विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य
तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। तो आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि गांधी जी ने किससे कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। तो आपको ये याद, आपको क्लियर कर दें तो किससे कहा था, तो गांधी जी ने लुई फिशर से कहा था। तो देखिए, गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखा है तो वहां पे जाके देखिए, इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। यहाँ पे गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे इन्होंने अग्निबाण कहा है। तो आप ध्यान दें, तो गांधी जी ने अग्निबाण किसे कहा था, तो आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी के विचार में अग्निबाण क्या था, तो उपवास था। गांधी जी के सत्याग्रह, देखिए पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और नोट्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, अब नेक्स्ट है, सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि ये बताइए कि 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों, उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अतः आप सभी एक स्क्रीनशॉट भी अगर लेते रहें तो बहुत अच्छा इसका होगा। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत में सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। तो गांधी जी सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में किस वर्ष भाग लिया, तो 1901 में भाग लिया था।
इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने की थी। तो 1901 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दिनसा वाचा ने की थी। ज्ञातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद से कोचर क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे हस्तांतरित कर दिया गया। तो आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि 17 जून 1917 को साबर नदी के किनारे जो आश्रम जो है हस्तांतरित हुआ वह कहाँ से हुआ? आपको ये भी जो है आंसर बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए अब यहाँ पे है महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उनमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी को पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। तो निष्क्रिय प्रतिरोध नाम कब दिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष के कारण जो है निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया। परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह बदलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, देखते हैं नेक्स्ट व्याख्या में क्या है। देखिए दोस्तों सभी व्याख्या पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना है दोस्तों। देखिए यहाँ पे व्याख्या में क्या है आगे, व्याख्या में आगे है दोस्तों, गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहित मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक यूनिटो दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है,
कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर गांधी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए। अब लिखा हुआ है कि देखिए, चलिए यह दोबारा देख लेते हैं। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक और सहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जन जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरी जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 और 18 के प्रारंभ में गांधी जी ने 3 संघर्षों चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में हैं में हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बनेगा, किसान आंदोलन कहाँ का था और औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन कहाँ का था। आपको ये सब जो है बार बार जो है ये नोट्स पढ़ना पड़ेगा, तभी जा करके पूरे आपके जो है आपके क्वेश्चन यहाँ से तैयार होंगे। देखिए, बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बगान मालिकों ने का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अफवाहों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसे गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी जी को चंपारण आने तक कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया और चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। इन सब का नाम आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताओ इनमें कौन नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछे भी गए क्वेश्चन है। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की काटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था।
गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने पर राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा देखिए, सर्वप्रथम महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो राष्ट्रपिता किसने सर्वप्रथम कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। तो आपसे एक और पूछ सकता है कि गांधी जी की चिकित्सक कौन थी, तो डॉक्टर सुशीला नैयर जी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जमनलाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। तो राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी, आप सब इस क्वेश्चन में देखिए और नोट्स को जो है बार बार पढ़ा कीजिए। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक थे। तो सेवा संघ के संस्थापक कौन थे, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो गांधी जी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रयूज, दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली के में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स, देखते हैं अन्य बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारे नोट्स हमारे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे बनते जा रहे हैं। अतः जो आपके सामने नोट्स हैं उन्हें बार बार आप पढ़िए। अगर पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार आपके हो जाएंगे। लगभग इसमें से 100 क्वेश्चन से ऊपर इसमें क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, हार में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए उन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष कब रहे, तो एंड्रयूज वर्ष 1925 और 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि गांधी जी के साथ
सहयोगी के रूप में कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपको ये भी आंसर आपको मालूम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतावारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सदस्य नहीं थे। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और आंसर जो है आप देते रहें। देखिए, सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन अपना यहाँ पे बनता है कि गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया था? तो वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वे फिर से कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी ने किस वर्ष में अपनी लॉ फर्म स्थापित की? तो आपका 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे, ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हों। आपका ये भी क्वेश्चन बनने वाला है। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का कार्य आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों को आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ये किसने कहा था? अब देखिए, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था, किसने चला गया है? हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, किसने कहा था? आपको ये मालूम होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऐसे कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, ये पैराग्राफ आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए और ये पूरे पैराग्राफ आपको कंठस्थ आपको याद होने चाहिए, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, हमने देखा था प्रश्न इसके पहले। तो अगर आपने मेरे प्रश्न कोश को नहीं देखा है तो मेरी पुरानी वीडियो में जाएं और वहाँ पर हम जो वहाँ पे प्रश्न कोश पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप देखें। आप जैसे ही देखेंगे उसमें पाएंगे जो नोट्स में दिए गए क्वेश्चन थे, जो नोट्स में बताए गए हैं, वही जो है क्वेश्चन के रूप में तरह तरह के परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।